बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने 7th लेक्चर का जो है वो आगाज़ करेंगे। इसके अंदर जो है हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके हवाले से हम देखेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, ठीक है ना। उनके हवाले से हम ज़रा जानेंगे कि रिपोर्टिंग का जो हमारा फेज़ था वो क्या है और उसकी जो रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा जो पीछे जो हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको फिर हम क्लासीफाई और फिर उनसे हम ट्रायल बैलेंस वगैरह जो बनाते हैं, उनसे हम फर्दर रिपोर्ट्स कौन कौन सी हम रिपोर्ट जो हैं वो जनरेट करते हैं और उन रिपोर्ट्स को बनाने का तरीकाकार क्या है, उनका कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हमने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की थी वो क्या था जी, कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि जब भी कोई फाइनेंशियल इवेंट अकर होता है तो हम उसको जो है उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसका एनालिसिस करने के बाद हम उससे एक वॉचर जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ये वॉचर जो होता है, इसी वॉचर के ऊपर जो है वो जनरल एंट्री भी पास कर ली जाती है या ये सिंपल रसीद की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, ठीक है। अगर ये तो रसीद या सिंपल रसीद का इसके हवाले से बनाया जाए तो इससे फर्दर जो है फिर हम अपनी जनरल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम अपनी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करते हैं, ठीक है, जिससे फिर हम फर्दर जो है जनरल लेजर बनाते हैं और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने देखा कि उससे जनरल लेजर से जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो इसका फेज़ है वो है कि ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, उनकी किस तरीके से की जाती है। जो इसका हमारा जो 5th फेज़ था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और जिससे हम बाकी की जो है वो हमारी जितनी भी जो फर्दर और रिपोर्ट्स जो इसके अंदर बनेंगी, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है या जो इसके अलावा जो और भी इसमें जो बनती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो है देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने देखा कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या चीज़ थी, उसके हवाले से हमने रूल्स को देखा था। आज हम थोड़ा सा इन रूल्स को एक दफ़ा फिर जो है वो रिवाइज करते हैं। डेबिट क्रेडिट जो है वो क्या चीज़ है, इसके हवाले से हमने देखा कि डेबिट जो है वो किन चीज़ों को किया जाता है और क्रेडिट किन चीज़ों को किया जाता है, और डेबिट क्या चीज़ है, क्रेडिट क्या चीज़ है, इन चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। अब इस डेबिट और क्रेडिट करने के जो रूल्स हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इसके हवाले से हमने देखा कि 5 हेड्स में हम अकाउंट्स को अपने डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो हमारा एसेट्स आ जाता है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद लायबिलिटी, फिर उसके बाद कैपिटल और फिर उसके बाद इनकम आ जाता है। इसके अंदर जो लायबिलिटी और कैपिटल है ये दोनों ही बेसिकली लायबिलिटीज हैं। जो इसके अंदर कैपिटल है वो बेसिकली जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है और जो इसके अंदर लायबिलिटीज के नाम से है ये बेसिकली एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब इनके रूल जो हैं, एसेट जो है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे हम उसको डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी, यानी कि कारोबार में अगर लायबिलिटीज का इजाफा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं एसेट्स के अपोजिट, और अगर इसमें जो है वो कमी होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से कैपिटल है, ये सेम, चूँकि ये मैंने कहा कि ये भी एक लायबिलिटी ही होता है, कारोबार के लिए एक लायबिलिटी है, लेकिन ये एक इंटरनल लायबिलिटी है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे कि जब ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है।
इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। ये रूल्स की हमने प्रैक्टिस को भी देखा, इन रूल्स को हमने बड़ी डिटेल के साथ अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने इनको डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने देखा कि रिकॉर्डिंग फ्रॉम वॉचर टू जर्नल, ये चीज़ हमने देखी। ठीक है, कि किस तरीके से वॉचर से हम जो है अपना जनरल लेजर बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने आपसे लास्ट टाइम पीछे जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन था उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो वॉचर हम प्रिपेयर करते हैं उसी के अंदर हम अपनी जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट जो है वो हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, जिसके अंदर कैश जो है वो डेबिट हो रहा है और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब इस वॉचर से हम डायरेक्ट जो है जनरल लेजर जो है वो हम बनाएंगे। तो जनरल लेजर के अंदर बनाने का हमने तरीकाकार डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे सैंपल के तौर पर उसी चीज़ को हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट फर्स्ट में डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें कैश अकाउंट का हमने लेजर बना लिया। इसी तरीके से कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल का हमने यहाँ पे लेजर बना लिया। ठीक है, लेजर के अंदर जो है वो हमने देखा कि पहला कॉलम डेट का, फिर उसी तरीके से वॉचर नंबर जो रेफरेंस के तौर पर हम लिखते हैं, फिर उसमें पर्टिकुलर का कॉलम आ जाता है। और अगर यहाँ पर जो कि कैपिटल में कैपिटल अकाउंट जो है जनरल एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पर ये देखें इसकी क्रेडिट साइड पर हमने अमाउंट लिख दी। ठीक है, कैश अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे तो कैश के हवाले से भी सेम कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कैश डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर हमने कैश को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे। तमाम एंट्रीज जितनी भी होती हैं उनको हम जो है वन बाय वन उसके अंदर जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक एंट्री के अंदर जो आ रहे होते हैं उन सब को हम लेजर्स के अंदर पोस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस लेजर को बनाने के जो है दो मेथड्स जो हैं वो डिस्कस हमने लास्ट टाइम किए थे कि पहला मेथड जो है वो सैंपल जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है सिंपल हम टी अकाउंट टाइप हम जो है वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक साइड के ऊपर हम डेबिट साइड ले लेते हैं और दूसरी साइड इसमें क्रेडिट साइड आ जाती है। ठीक है, जिसके अंदर कॉलम जो है फर्स्ट डेट का, फिर रेफरेंस, फिर जे आर मीन जनरल का जो रेफरेंस होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अमाउंट का कॉलम आ जाता है। ठीक है, ये जे आर से मुराद यहाँ पर आप वॉचर रेफरेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्रेडिट में भी सेम जो है आपके कॉलम जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर कैश फर्ज करें डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड के ऊपर हमने उसकी अमाउंट लिख दी, अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये इसका दूसरा जो मेथड है बनाने का सेल्फ बैलेंसिंग मेथड आ जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग मेथड इसको क्यों कहा जाता है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस साथ साथ में अपडेट होता रहता है। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कैपिटल की इसके अंदर पोस्टिंग की तो हमने कैपिटल को जब डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पर अमाउंट बैलेंस निकल आया। इसी तरीके से फर्नीचर जो है वो क्रेडिट हुआ तो 50,000 हमारा बैलेंस था, उसमें से ये 10,000 माइनस होने के बाद 40,000 का बैलेंस आ गया। इसी तरीके से परचेजेस जो है वो क्रेडिट हो रही है 30,000 से, तो 40,000 में से 30,000 को माइनस करके 10,000 बैलेंस आ गया। अब इसके अंदर जो कैश अकाउंट जो ये जो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है इसके अंदर ये स्टेटमेंट की फॉर्म में एक तरह से बनता है। इसमें जो है डेबिट और क्रेडिट जो है उनके रेफरेंसेस एक ही जगह पर लिखे जाते हैं। ठीक है, रेफरेंस वाली जगह पे, लेकिन उनके कॉलम जो होते हैं वो अलग-अलग बन जाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो है, अब ये फोर्थ फेज हमने अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का हमने डिस्कस किया था। ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है? ये बेसिकली हम जो बनाते हैं अपनी ट्रांजैक्शन के पीछे हमने जर्नल में लेजर में जो पोस्टिंग की होती है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब इसके हवाले से जो है
इसकी दोनों साइडें जो होती हैं, दो साइडें होती हैं, बोथ साइड जो है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल आती हैं, ठीक है। यानी कि हमने डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एक चीज़ सीखी थी कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, यानी कि उसका डेबिट और उसका क्रेडिट जो है वो इक्वली रिकॉर्ड होते हैं। तो इस वजह से जब भी ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाएगा तो उसके अंदर भी इक्वल उनके जो है वो दोनों साइडें आनी चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से हम जो है क्या चीज़ चेक करते हैं, मैंने आपको बताया कि इससे हम अपनी ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। ये उसका सैंपल था जिसके अंदर सिंपल जो है यहाँ पर ये रेफरेंस का कॉलम आ जाता है या पर्टिकुलर का कॉलम आ जाता है, फिर इसी तरीके से अकाउंट टाइटल, ठीक है, फिर उसके बाद डेबिट और उसके बाद क्रेडिट आ जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिसके हवाले से पहली जो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आ जाती है वो आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर इसी तरीके से बैलेंस शीट, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ठीक है। अब इनके हवाले से हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिटेल के साथ आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स जो है वो, इसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती हैं, जिसके हवाले से जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट आ जाती है। फिर इसी तरीके से अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, या फिर इसी तरीके से आप जो है अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जरा देखते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क है, इन दोनों के हवाले से हम जरा थोड़ा सा देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हम जो है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो वहाँ पे वो ये बनाया जाता है, ठीक है। जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट आ जाते हैं, एनजीओज आ जाती हैं, ठीक है, या जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, उनका जस्ट अपने फाइनेंशियल जो उनके जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना मकसद होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बनाती हैं या इनकम स्टेटमेंट के नाम से वो बनाती हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो कमर्शियल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाएंगी, पार्टनरशिप बिजनेसेस आ जाएंगे, या सोल प्रॉपर्टरशिप बिजनेस भी इसके अंदर आ जाएंगे। अभी हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहते हैं जी, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट दैट समराइजेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो इसके हवाले से हम जो है स्पेसिफिक जो है वो उसके हवाले से अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो है वो इसको बनाया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसके भी दो पार्ट होते हैं, जिसके अंदर जो है पहला हम जो है पार्ट जो होता है उसके अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, और इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हम जो ग्रॉस प्रॉफिट इसको जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं इसके अंदर हम एक्सपेंसेस को मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसके अंदर पहला पोर्शन जो है वो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से, फिर दूसरे नंबर पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के हवाले से आ जाता है, फिर इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज़ होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कॉस्ट इंकर्ड इन परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज़ है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर हम अपनी गुड्स के हवाले से उसकी परचेजिंग या उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कॉस्ट होती हैं उनको हम एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। और इसके हवाले से जो है किन चीज़ों को हम जहन में रखते हैं, इसके हवाले से हम परचेजेज जो हमने की होती हैं, फिर इसी तरीके से वेजेस, फिर उसकी इसी तरीके से जो है वेजेस, और फिर उसी तरीके से
टैक्सेस के हवाले से या उसके हवाले से जो फ्रेट है, और ये जो टैक्सेस या फ्रेट जो है ये परचेजेस के ऊपर जो है जो हमारे खर्च होते हैं उनको हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी किसी भी किस्म का जो खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है, जो कि परचेज से मुतल्का हो, उसको हम यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो है वो लेते हैं। यानी कि इसके अंदर आप जितने भी आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपकी एक आइटम को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, या उसको परचेजिंग के दौरान जो है लाने के लिए जो एक्सपेंसेस जो आपके खर्च होते हैं, या एक प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने के लिए जो एक एक्सपेंसेस जो है वो आपके जो खर्च होते हैं, उनको सबको जो है हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर ले लेते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, इसके अंदर जो है जो आपके जो पार्शली मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होती हैं उनकी भी कॉस्ट ली जाती है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी भी कॉस्ट ली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है तमाम हम अपने एक्सपेंसेस जो कि परचेजिंग से मुतल्का होते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्का होते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जी आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस, ठीक है। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं कि जो ऐसे एक्सपेंसेस के जो बिजनेस को रन करने के लिए, इफेक्टिवली रन करने के लिए जो खर्च होते हैं, उनको हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर ले लेते हैं। इसके अंदर आपके यूटिलिटी बिल्स आ जाएंगे, फिर इसी तरीके से रेंट आ जाता है, फिर सैलरीज, फिर जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी बेशुमार किस्म के आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो इसके अंदर लिए जाते हैं, और ये तमाम एक्सपेंसेस वो होंगे जो कि आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल जो मैटर्स हैं उनको चलाने के लिए जो खर्च होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो सेल्स डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ होंगे, जो आइटम को, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, फिर इसी तरीके से टैक्सेस आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती हैं, ठीक है। और ये जितने भी इनके अलावा भी बेशुमार किस्म के एक्सपेंसेस आ जाते हैं कि जिनको आप सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर ले लेते हैं। अब इसके साथ में मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी इसको हेड बना लिया जाता है कि इसके अंदर मार्केटिंग के भी एक्सपेंसेस वो भी ले लिए जाते हैं। अगर इसके अंदर सैलरीज जितनी भी हैं, ये जो सैलरीज का इंक्लूड सेल्स, सैलरीज ऑफ सेल्स स्टाफ, तो यहाँ पर ये सेलिंग एक्सपेंसेस से मुतल्लिक़ जो सेल्स स्टाफ है उसकी सैलरी ली जाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हम डील कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सैलरीज लेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की लेंगे। अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं तो उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ लोगों की सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो होते हैं आर द इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन चार्जेस वगैरह, ठीक है, जो कि डिडक्टेड बाय बैंक करता है, या इसके अलावा जो है ऑन इंटेंटिव बैंक अकाउंट जो है, या इसके अलावा जो लीगल एक्सपेंसेस वगैरह भी इसके अंदर बाज़ दफ़ा ले लिए जाते हैं। लीगल एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के हेड से भी बना लिया जाता है, सिंपल फाइनेंशियल हेड्स के नाम से भी बना लिया जाता है, जिसके अंदर मार्कअप आ जाते हैं या बैंक चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। receipt एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज़ होती है? receipt एंड पेमेंट अकाउंट इज द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल कैश रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। कि इसके अंदर हम receipt एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम एक्चुअल कैश का, आपने फिजिकली एक किसी को आपने कैश दिया है या रिसीव किया है, वो इसके अंदर हम लिखते हैं। रसीद साइड पर जो जितने भी कैश वसूल किया होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और पेमेंट साइड पर जितनी भी कैश की आपने नकद पेमेंट की होती हैं वो उनको हम लिखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम जो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ये अप्रूवल जो हमारा अकाउंटिंग मेथड है उसके तहत हम इस चीज़ को कर रहे होते हैं। और अप्रूवल के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जितनी भी उधार की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने किसी के से ट्रांजैक्शन आपकी हो गई है, आपने किसी से वादा प्रॉमिस आपका हो गया है, लेकिन अभी पेमेंट उसकी नहीं हुई है, उसके बदले में
किसी एक शख्स ने अपनी सर्विसेज दे दी हैं या उसके बदले में प्रोडक्ट सेल या परचेज हो गई है, तो उसको हम जो है वो रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले में आपने अभी पेमेंट नहीं की है या पेमेंट रिसीव नहीं की है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं उधार, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। लेकिन हम उस चीज़ की चूँकि एंट्रीज कर रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं अक्रूवल, जो असिस्ट जो हमारा जो अकाउंटिंग का जो पैटर्न है उसके तहत जो है, ठीक है। अब चूँकि हम अक्रूवल मेथड के तहत हम ये चीज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें एक्चुअल कैश की जब हमने रिपोर्ट लेनी होती है, तो उसके लिए फिर बनाने के लिए हमें रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या चीज़ है कि जिसके अंदर आप एक्चुअली आप पेमेंट जब आप कर देते हैं, यानी कि जिसमें आप उधार की ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करते, इसके अंदर आप जो नकद जो आपने पेमेंट की होती हैं या जो नकद पेमेंट रिसीव की होती हैं, उनको आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अ रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स कैश मूवमेंट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। कैश की मूवमेंट जो है कि वो आपने उसको एक्चुअली आपने कैश पेमेंट कर दिया या नहीं किया। इट कैन बी डिफाइंड एज द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ कैश बुक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। आप इसको सादा लफ्ज़ों में अपनी कैश बुक भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जो हम कैश बुक बनाते हैं उसको हम यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लेते हैं। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फ़र्क क्या है? Receipt and payment account is the summarized record of actual cash receipt and actual cash payment during the period, ठीक है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या चीज़ कर रहे होते हैं? रिसीवेबल को और पेएबल को हम जो है वो नोट कर रहे होते हैं। यानी कि इसके अंदर रिसीवेबल कौन सी चीज़ें होती हैं कि ऐसी वसूलियाँ जो अभी आपने करनी हैं, जिनकी आपको पेमेंट वसूल नहीं हुई है, जिनका आपकी पेमेंट आपको वसूल होने के बारे में प्रॉमिस किया गया है कि फ्यूचर में आपको पेमेंट दी जाएगी, उसको हम कहते हैं रिसीवेबल। और पेएबल इसका अपोजिट है कि जिनकी आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में कभी ना कभी, वो आपकी एक लायबिलिटी होती है, तो उसको आप यहाँ पे पेएबल कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप रिसीवेबल और पेएबल को भी आप लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप रसीट और पेमेंट को भी आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें नकद और उधार दोनों ही ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं। जबकि रसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी जो एक्चुअली नकद रकम जो आपने कहीं दी होती है या वसूल की होती है या आपने उसकी जो अदायगी कर दी होती है, उसको आप जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। इसके हवाले से मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो रसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कमर्शियल जो बिजनेसेस होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, वो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। दोनों का सेम पर्पस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें से आप जो है उसके अंदर से आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बनाते हैं उसमें से आप सरप्लस या डेफिसिट के नाम से वो चीज़ निकलती है, ठीक है। तो इस चीज़ के हवाले से ये बनता है, लेकिन दोनों सेम चीज़ होती है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ बनाने के लिए अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम उसको कहेंगे, और अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम उसी चीज़ को कहेंगे। अब इसका ये सैंपल है बनाने का। पहला इसका जो सैंपल है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से कि अगर आप इसको टी अकाउंट के हवाले से बनाते हैं, ठीक है, कि सिंपल आप एक तरफ जो है डेबिट ट्रांजैक्शंस को ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को ले लेते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये आपका अकाउंट फॉर्म में आपने इसको बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है। अब इसकी एक साइड पर जो क्रेडिट साइड है, इधर आपकी इनकम ली जाती है और डेबिट साइड पर आपके तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम वाली साइड पे पहली जो साइड होती है, इस यहाँ पर जो है हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका।
और फिर जब उसमें से आप इसमें से जब इनकम में से डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और फिर उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी आप माइनस करते हैं, ठीक है, या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जब आप इसमें से माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर जैसे ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कि इसके अंदर जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जितने भी रेफरेंसेस होते हैं वो हम एक ही साइड पर लिखते हैं। ठीक है, उसकी रेफरेंस पर्टिकुलर का एक कॉलम बना लेते हैं, लेकिन दो कॉलम्स अमाउंट के बनाते हैं, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए। ये जो है ये डेबिट के लिए बन गया, ठीक है, और ये जो है वो आपका क्रेडिट के लिए बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है सेम पहले जो फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर आप इनकम के अंदर से जो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसको आप माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। फिर इसी तरीके से उसमें से जब एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंशियल या मार्केटिंग एक्सपेंसेस को जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब इसके हवाले से हमने एक चीज़ जो है वो जहन में बैठानी है कि रिकग्नाइजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम क्या चीज़ है? इनकम शुड बी रिकग्नाइज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। ठीक है, ये हमने पीछे एक अपना एक रूल पढ़ा था। ठीक है, कि जैसे ही आप जो है अप्रूवल जो हमारा जो एक उसका था अप्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के हवाले से, कि इनकम के अंदर जो है वो क्या चीज़ होती है कि जैसे ही आप अपनी सर्विसेज या जो टाइम या चीज़ें जब आप बेच देते हैं, ठीक है, या उनको, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप उसको फौरी तौर पर जो है जैसे ही वो जो है वो आपकी सर्विसेज रेंडर हो जाती हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जबकि एक्सपेंसेस जो हैं वो उस टाइम पे हम रिकॉर्ड करते हैं कि जब आप बेनिफिट जो है रिलेटिंग टू दैट एक्सपेंस हैज़ बीन ड्रॉन, जब आप उसका उस एक्सपेंस का बेनिफिट आप रिसीव करते हैं तो तब आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पीछे भी डिटेल से डिस्कस किया था। इंशाल्लाह हम आगे जाके मज़ीद इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ अब आपने जहन में बिठा लेनी है कि इनकम को अप्रूवल जो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर इनकम जब हमारी कहीं पे भी आप हम अपनी सर्विसेज या आइटम हम अपना सेल कर देते हैं तो उसके बदले में अगर हमें कैश उसकी पेमेंट जो है वसूल नहीं भी हुई तो तब भी हम हमारे लिए वो इनकम बन जाती है, तो हम उस इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जबकि एक्सपेंस के हवाले से क्या चीज़ होती है कि जब तक आप किसी अमाउंट जो आपने खर्च की है उसके हवाले से आप बेनिफिट रिसीव नहीं करते तो वो आपका एक्सपेंस नहीं बनता, वो आपके लिए एक एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली। और एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है? वो आपके लिए एक एसेट होता है, वो आपकी एक कॉस्ट होती है, यानी कि जो ऐसा आपका एक्सपेंडिचर कि जिसका आपने अभी फ़ायदा उठाना है, ये आपके लिए फिर वो एक तरह से आपका एसेट बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसका फ़ायदा उठा लेते हो, जैसे ही आप उसके बदले में जो है उससे आपने कोई आपने आइटम वसूल कर लिया या आपने उसके बदले में सर्विसेज ले ली तो वो फिर आपका एक्सपेंस बन जाता है। मसलन मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि जैसे अगर आपने एडवांस रेंट बिल्डिंग का अदा कर दिया तो आपने पेमेंट तो कर दी, एक्चुअल में पेमेंट तो आपकी हो गई है, लेकिन वो आपका खर्चा नहीं कहलाएगा, एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो आपके लिए एक तरह से प्रीपेड रेंट बनेगा, यानी कि एसेट आपका बनेगा। ठीक है, और अगर आपने उसमें से जो है वो जितना एडवांस जो रेंट पे किया था उसमें से जितने महीने आपने बिल्डिंग के यूज़ कर लिए वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा, उतने मंथ का जो आपका रेंट है वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा और रिमेनिंग आपका
सेम वैसे ही एसेट के तौर पर लिखा जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अपने जो जो आज हमने इसके अंदर जो है अपने प्रीवियस जो हमारा जो 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 हमने पढ़ा उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने थोड़ा सा टच दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है आगे जो फर्दर हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक अगर किसी किस्म की आपके माइंड में कोई क्यूरी हो या किसी भी किस्म का आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो है बहुत बहुत आप लोगों को जो है वो मेरी तरफ से गुड विशेस हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, थैंक यू।